नमस्कार दोस्तों, धमाल मूवी का आप लोगों ने एक सीन देखा होगा, ये वाला, मुझे मारा तो मारा पर बाबू भाई को हाथ मत लगाना। यहां पर इन दोनों की बहस के बीच में बेचारे बाबू भाई पीटते रहते हैं। ठीक उसी तरीके का सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जैश अल बदल के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि आपको कुछ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं आने वाले समय में। अब पाकिस्तान ने अपने हथियार ईरान में भेजे और ईरान के अंदर स्ट्राइक कर दी है, रिटेलिएटरी स्ट्राइक। पर ये ईरान की सरकार पे नहीं हुई, यहां पर ही मार किसी ने खाई है, तो वो जैशल बदल नहीं खाई है। तो जैशल बदल नाम की ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, उसको पाकिस्तान ने ही मारा, ईरान ने ही मारा। पर लड़ाई किसकी चल रही है आपस में? ईरान पाकिस्तान की। तो इस तरीके का होता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, उसे मैं शुभलिंग चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। हालांकि कल के लेक्चर में भी मैंने इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा की थी। अगर आपने कल का लेक्चर देखा हुआ है तो आवश्यकता नहीं है आज के लेक्चर को फिर से देखने की, ठीक है। पर अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आज के लेक्चर को आप बिल्कुल डिटेल में देख सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी खुल चुकी है। वहीं प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी है। आप यहां पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। बैचेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको फाउंडेशनल बैच के अंदर जुड़ना है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना, आप बिल्कुल से कर सकते हो। अगर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी करने के साथ में 2024 के लिए तैयारी करना है तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स है। अगर आपको केवल मेंस की ही तैयारी करना है तो आपके पास में मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, ऑप्शनल है। सीसेट के लिए भी सीसेट क्रैश कोर्स जो है वो अवेलेबल कराया गया है। अगर आपको चाहिए कि इनमें से कोई सा भी कोर्स आप खरीदना चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको रिजॉल्व करेगी। अब वो जो नीचे काउंसलिंग फॉर्म है, मतलब कमेंट के अंदर सबसे पहला ही कमेंट होगा पाथ फाइंडर नाम से, उसके अंदर जो लिंक है उसको भरने के बाद आपको मेरे लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ प्राप्त होगी। पूरे महीने में जितने भी करंट अफेयर्स घटते हैं उन सारे करंट अफेयर्स को मिला के कंपाइलेशन अनअकैडमी की बनाई जाती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पूरे महीने भर के करंट अफेयर्स डिटेल में लिखे होते हैं। वो पीडीएफ भी आपको उसी लिंक के अंदर मिल जाएगी। उसी को आप जब फिल आउट करोगे उसके बाद आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। हमारी टीम आपको मेंटरशिप देगी, साथ में आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी आपकी तैयारी के अंदर। इसके अलावा जब भी आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जाते हो तो आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी और 40% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे मिलेगा। ये तभी होगा जब नीचे वो जो लिंक है उसको आप फिल कर दोगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल के गंगा सागर मेला, जो कि कुंभ मेले के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ये कौन से राज्यों में मनाया जाता है? मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटक। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, बात कुछ ऐसी है कि ये रीजन जो है ना, ये बलूचिस्तान है। एक्चुअल में बलूचिस्तान एक प्रोविंस है पाकिस्तान की, पर बलोच जो है ना, ये एक एथनिक ग्रुप है जो मांग करता है सेपरेट स्टेट की। और जब ये सेपरेट स्टेट की मांग करता है तो इसके कुछ रीजन अफगानिस्तान में भी आते हैं, कुछ रीजन पाकिस्तान में और कुछ रीजन ईरान में। और यहां पर बलूचिस्तान के लोग जो है वो इंसर्जेंट एक्टिविटी करते हैं। बट ऐसा ये क्यों करते हैं, क्यों इनके अंदर ये सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट हुई? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की पॉलिसी इस तरीके की है। अब आप समझने का प्रयास करना, होता क्या है। 1946 के अंदर जब भारत आजाद होने ही वाला था, उस समय पर भारत का मैप कुछ इस तरीके से दिखा करता था। उस समय पाकिस्तान भी भारत का भाग था। ये रीजन जो है ये बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान प्रोविंस थी। इसी प्रोविंस के अंदर के आसपास कुछ प्रिंसली स्टेट भी हम लोगों को देखने को मिल रहे थे जो इसी बलूचिस्तान के अंदर थे। भारत आजाद हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, जिसके अंदर दो डोमिनियन बनाने की बात की गई। एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। और जितने भी प्रिंसली स्टेट है उनको कहा गया कि हमारी सुवेरेनिटी खत्म। अब आप या तो भारत में जुड़ जाओ या पाकिस्तान में। बलूचिस्तान दोनों में नहीं जुड़ना चाहता था। पाकिस्तान चाहता था कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जुड़ जाए, पर बलूचिस्तान मना कर रहा था। इसी कंडीशन में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी थी बलूचिस्तान में और जबरदस्ती लेटर ऑफ एनेक्सेशन साइन कराया था वहां के खलात से। अब जो खलात के भाई थे वो उस समय अफगानिस्तान भाग गए और अफगानिस्तान भाग के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।
और उसके बाद से उन्होंने बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस भी घोषित कर दी, जिसके बाद से बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर इंसर्जेंसी जो है वो लगातार हम लोगों को देखने को मिलती है। ये तो हुआ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी क्यों चल रही है। इसके बाद में कई सारी पाकिस्तान की इस तरीके की पॉलिसी रही, जिसके चलते लगभग 3 अलग अलग रेबिलियन हुए हैं इस रीजन में, और 5 अलग अलग फेजेस के अंदर इंसर्जेंसी 1948 के बाद इस रीजन के अंदर चलती हुई दिखाई दी, जहां पर बड़े पैमाने पे इंसर्जेंसी जो है वो होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था रिसोर्सेस। बलूचिस्तान वाला रीजन जो है ना वो बहुत रिसोर्स रिच है, मतलब जो पूरा पाकिस्तान है, जमीन अपने आप में रिसोर्स है। पाकिस्तान की जमीन का 40% भाग बलूचिस्तान में आता है। अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो पाकिस्तान केवल 60% रह जाएगा, 40% चला जाएगा। दूसरा कि पाकिस्तान के अंदर जो गैस बनती है ना, वो गैस के रिजर्व 40% बलूचिस्तान में है। यही कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बलूचिस्तान जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान की वजह से ही सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तान को कनेक्टिविटी प्राप्त होती है। बलूचिस्तान की वजह से ही मिडिल ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी प्राप्त होती है। अगर ये बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा तो पाकिस्तान डायरेक्ट ईरान से सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट जा ही नहीं पाएगा। सॉरी, सेंट्रल एशिया शब्द गलत यूज कर रहा हूं, मिडिल ईस्ट जा ही नहीं पाएगा। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन जो है पाकिस्तान छोड़ना ही जाता। इवन कॉपर, गोल्ड, पेट्रोलियम के कई सारे रिजर्व इसके अंदर पाए जाते हैं। इवन यहीं पे ग्वादर पोर्ट भी बना हुआ है, उसी ग्वादर पोर्ट से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना हुआ है। खूब खर्चा इस रीजन के अंदर हो चुका है, जिसके कारण से पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान उसके हाथ से जाए। पर बलूचिस्तान के अंदर काफी सारी इनस्टेबिलिटी है। जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी कहता है कि हम ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे, और उस ग्रेटर अफगानिस्तान के अंदर बलूचिस्तान वाला रीजन भी है। ऐसी कंडीशन में यह आतंकवादी एक्टिविटी करता ही है, अंदर से खुद इंसर्जेंट ग्रुप आतंकवादी एक्टिविटी करते हैं। वहीं पाकिस्तान इस क्षेत्र के अंदर निवेश कर रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए होगा ना कि यार इस रीजन में थोड़ी शांति रहे, क्योंकि कई सारे चाइनीज वर्कर वगैरह काम करते हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पे काम करता है, आर्मी को डिप्लॉय करके रखता है। कोई भी व्यक्ति यहां पर बिना आर्मी के मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता। आइडेंटिटी कार्ड लेके चलना पड़ता है, अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो फिर आपको आर्मी परेशान करेगी। इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान में होती है। अब आप समझो कि आप एक ऐसे देश में हो जिस देश को आप शायद अपना मानते भी नहीं, वो देश बहुत डेवलप भी नहीं कर रहा, ऐसे कोई बहुत सुपर पावर हो नहीं गया, उसके पास खाने पीने के लिए खुद के पैसे नहीं है, वो किसी और देश का प्रोजेक्ट आपके रीजन में चला रहा है और आपके रीजन के रिसोर्सेज जो है वो लूटे जा रहा है। उसके बावजूद आपको आज़ादी नहीं है, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते अपने घर से बिना आईडी कार्ड के। तो ऐसी जगह पे आप खुद सोचो, आप रहना चाहोगे? क्योंकि आज का जो नेशनलिज्म है वो ट्रेडिशनल नेशनलिज्म नहीं है, वो कन्वीनियंट नेशनलिज्म है। मेरा अगर कन्वीनियंस होगा तभी मेरा नेशनलिज्म होगा, अगर कन्वीनियंस नहीं तो नेशनलिज्म नहीं। ये एक थिंकर ने बताया है। वही चीज बलूचिस्तान के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। वो पाकिस्तान की, ईरान की इन सारी हरकतों की वजह से और ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो यहाँ पर उभर के हुए दिखाई देते हैं। एक ऐसा ही ग्रुप है जैश अल बदल। जैश अल बदल एक्टिव है ईरान वाले रीजन में। ये बना था 2012 में। इसके बनने की भी एक कहानी है, बताऊं क्या, समझना। 2012 के पहले 2003 में एक जुंदाला करके इंसर्जेंट ग्रुप हुआ करता था, जो कई सारी आतंकवादी एक्टिविटी जो है वो ईरान में करता था। बम वगैरह भी इन्होंने फोड़े थे। इवन इस्लामिक रिपब्लिक का इन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ इन्होंने रेबिलियन क्रिएट कराया था। ऐसी कंडीशन में जुंदाला के जो लीडर थे उसको 2010 के अंदर ईरान ने मरवा दिया था, जिसके बाद जुंदाला खत्म हो गया था। जब जुंदाला खत्म हुआ ना तो उसके बाद में जैश अल बदल इसी के सक्सेसर के रूप में उभर के आया, जो कि एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और ईरान की बॉर्डर, ईरान पाकिस्तान की बॉर्डर के यहां एक्टिव है, मतलब इस पूरे रीजन में ये एक्टिव है। अब जुंदाला क्या करता है, अब जैश अल बदल क्या करता है, ईरान के अंदर कई सारे अटैक करता है। इवन मिलिट्री के ऊपर भी अटैक किए इन्होंने। ऐसी कंडीशन में इस जैश अल बदल के खिलाफ कल के दिन ईरान ने मिसाइल अटैक की, पर कहां की, पाकिस्तान में।
क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्पेस का वॉल्यूशन था। पाकिस्तान ने कहा अरे ऐसे कैसे हमारे रीजन में आ गए हो, आपने मार दिया। तो पाकिस्तान ने कहा कि इसका हम बदला लेंगे। पाकिस्तान ने फिर अपने जहाज उधर भेज दिए, उधर की साइड मिसाइल अटैक कर लिया, पर मारा किसको? जुंदाला को। तो इधर से पाकिस्तान ने जुंदाला को अटैक किया, बोले हम तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को मार रहे हैं। ईरान ने इधर अटैक किया और कहा हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को मार रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन जो है वो डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी उभर के आ जाए। अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ना मल्टीपल असर पड़ते हुए दिखाई देंगे अगर ईरान यहां पर कोई युद्ध में चले जाता है तो। ग्लोबल लेवल की इनसिक्योरिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। वहां पर हमास कमजोर हो जाएगा क्योंकि हमास को हथियार देने वाला ईरान है। हुतीस कमजोर हो जाएंगे क्योंकि हथियार देने वाला ईरान है। वहीं ईरान अगर ऐसी एक्टिविटी में जाता है तो ईरान के जो रिसोर्सेज हैं, जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, कुछ देश उनका यूज करते हैं, वो यूज में नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन में एनर्जी इनसिक्योरिटी जो है वो क्रिएट होगी। हालांकि ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वर्ल्ड की इकोनॉमी से, क्योंकि ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं। बट उसके बावजूद भी ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी होता है तो उसकी वजह से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर हमारे सेंटर खुल चुके हैं। सेंटर कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप बिल्कुल से यहाँ पर विजिट कर सकते हो।